अच्छा, अब जो है हमारे पास पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स जो हैं वो कनेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम कर रहे हैं। और कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है कि एंडोस्टिरोन अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होके इंट्रासेलुलर सिग्नल्स भेजता है टू द न्यूक्लियस और एज ए रिजल्ट इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन फॉर द एपिथेलियम सोडियम चैनल होते हैं। ठीक है, अब जो सारा हम वहाँ से शुरू से लेके करके आ गए कि सोडियम रिलीज आउट होगा है, सोडियम रिलीज आउट होगा, एक्सक्रीट होगा, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में जहाँ पे जो यूरिन वाली साइड है सोडियम एब्जॉर्ब होगा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, इसकी ज़्यादा अंडर द एक्शन ऑफ एंडोस्टिरोन ये रीअब्जॉर्ब होता है और इसके साथ ही पोटेशियम मूव आउट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इस चैनल को यहाँ पे ऐसी चीज़ जो है वो ले आएंगे जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन या एप्नेगेनोन, ये जो है ये अच्छा, अब ये क्या है कि एप्नेगेनोन या फिर जो स्पाइरोनोलेक्टोन है ये जाके इस रिसेप्टर पे बैठ जाते हैं और इसको ब्लॉक कर देते हैं सो डैट कि यहाँ पे जो सोडियम चैनल है उसका एक्सप्रेशन नहीं होता। तो एज ए रिजल्ट सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, पोटेशियम मूव आउट नहीं कर गई। अब पोटेशियम क्या है, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगी और साथ ही जो प्रोटॉन है वो भी रिलीज आउट नहीं होगा, वो भी एक्सक्रीट नहीं होगा, वो भी इस तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे पोटेशियम आ गया, हमारे पास हाइड्रोजन आ गया इस साइड पे, तो इसकी वजह से बॉडी में क्या हुआ, हाइपरकनीमिया हो गया और यहाँ पे एसिडोसिस हो गया। बॉडी में जो है हाइपरकनीमिया एंड एसिडोसिस हो गया यहाँ पे इसकी वजह से। अब इसके यूजेस जो है ना, हम किस में यूज़ कर सकते हैं, अगर पोटेशियम वेस्टिंग बाय अदर डायोरेटिक्स ज़्यादा हो जाए जो हमने पहले पढ़े हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। अगर एंडोस्टिरोनिज्म में ज़्यादा एंडोस्टिरोन की प्रोडक्शन हो गई है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में यही है कि हाइपरकनीमिया है, हाइपरकनीमिया तो वेरियस हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो स्पाइरोनोलेक्टोन और इसके साथ ही जो एप्नेगेनोन वगैरह हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स हैं, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि थोड़ा इनके अंदर वो वाले सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स वाले जो एंडोक्राइन जो फंक्शंस होते हैं वो सब कुछ होगा। तो स्पाइरोनोलेक्टोन की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है और एप्नेगेनोन की वजह से जो है स्पाइरोनोलेक्टोन और की वजह से गायनेकोमेस्टिया एंड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैनिटोन है, इसके अलावा ग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। अब क्या होता है कि ये फ्री इफेक्टर हो जाती हैं लेकिन रीअब्जॉर्प्शन इनकी नहीं होती। ये जब इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती और ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होती है, ये अपने साथ वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट ज़्यादा होगा इनकी वजह से। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी कंडीशंस में जिनमें हाइपरटेंशन कुछ इस तरह से है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो फ्लूइड है इन द इसके अलावा जो है ये थोड़ा सा ना सारा जो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड है उसको थोड़ा रश करती हैं इन द यहाँ पे जो यूरिन वाली साइड है वहाँ पे फ्लूइड को रश करती हैं कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट फ्लूइड ईजिली हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो इसकी वजह से ये फिर हम किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, हम इनको उन कंडीशंस में यूज़ करते हैं जिसमें हमें जल्दी एक्सक्रीशन चाहिए, जब वेस्ट वगैरह ज़्यादा बन गए जैसे कि हेमोलिसिस वगैरह, रैप्डोमायोलाइसिस, इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है ये फ्लूइड जो है हमारे पास ब्रेन में और आई में भी कम कर गई है उसके वॉल्यूम को। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए सर्टेन मेंटल कंडीशंस में, न्यूरोजेनिक कंडीशंस में उनमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आई में कम कर गई है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को ये कम करती हैं। तो ग्लूकोमा में हम इनको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो हैं ये ग्लूकोमा वगैरह में, इसके अलावा जो हेमोलिसिस, रैप्डोमायोलाइसिस, इन सब में यूज़ हो सकता है और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करता है। अब SGLT2 एंटागोनिस्ट आगे से आ जाते हैं। अब ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है उसके एंटागोनिस्ट होते हैं। एज ए रिजल्ट सोडियम और ग्लूकोज, सिंपल सी बात है, सोडियम और ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ हार्ट फेलियर के साथ जो एसोसिएटेड है उसमें हम इनको यूज़ करते हैं। बस इनकी ये बात है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है वो है, अच्छा इसके बाद जो है ना ADH के बारे में थोड़ा सा ये है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है और इसके जो एनालॉग्स है उसमें ADH है और डेस्मोप्रेसिन है और इसके एंटागोनिस्ट में कोनिवेप्टन
टोंगवेप्टिन है और डेमैक्नोसाइक्लिन और लिथियम वगैरह। अच्छा, अब ये जो है इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, जीएस प्रोटीन के थ्रू एक्टिवेट होता है, सीएमपी ज़्यादा इंक्रीज करा देता है और वो सारा सिग्नलिंग से क्या होता है कि एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है एडीएच की वजह से, और वाटर जो है उसकी जो है एक्सक्रीशन नहीं होती और बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अच्छा, अब एगोनिस्ट है ना, हम उसको कब देंगे? जब डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्सेसिव वाटर एक्सक्रीशन वगैरह हो गई है, तो उस कंडीशन में हम एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, एडीएच या डेस्मोप्रेसिन। और एंटागोनिस्ट उस कंडीशन में देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा एडीएच बन रहा है, जैसे कि सीवियर जो हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है, इसमें देते हैं। और इसकी टॉक्सिसिटी में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर हम एडीएच बहुत ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्ब कर गए हैं तो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है बाय एडीएच एंटागोनिस्ट, ठीक है। बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया होगा एडीएच एगोनिस्ट की वजह से, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, तो हाइपोनेट्रीमिया होगा। इसकी अलावा जो है टोंगवेप्टान, कॉनिवेप्टन जो है वो डीमाइग्रेशन वगैरह कर देती हैं। और जो है लिथियम है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है इसमें लिथियम की वजह से, क्योंकि एक्सेस वाटर, ये क्योंकि एंटागोनिस्ट है ना एडीएच, तो एक्सेस वाटर एक्सक्रीशन हो गई है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। तो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि हाइपोनेट्रीमिया होगा एगोनिस्ट के साथ, और इनकी वजह से कॉनिवेप्टन या टोंगवेप्टन जो एंटागोनिस्ट है उनकी वजह से डीमाइग्रेशन हो गई है। इसके अलावा जो लिथियम है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस करा रहा है, क्योंकि ये करवा रहा है क्योंकि ये जो है ये एडीएच एंटागोनिस्ट है। तो ये सारा डायबिटिक्स है।